नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते इस समय हम क्लासें ऑफलाइन स्कूलों में बैठकर सभी बच्चों के साथ बैठकर नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। और नए सेशन में जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं उन सभी को मेरी तरफ से 10th क्लास में वेलकम। तो हम आज 10th क्लास इंग्लिश में 10th क्या माने ये मान लीजिए कि एक ग्रामर सेक्शन टॉपिक है, जिसमें हम 8th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। 8th 9th और 10th इन सभी के काम की चीज़ें हैं। वैसे तो ये जो सेशन है वो हर एक क्लास हर एक स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। ग्रामर का जो स्पेशल टॉपिक है, विशेष टॉपिक है, जिसे हम टेंस कहते हैं। टेंस का जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी का वेलकम है। और देखिए, हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का मतलब ही क्या होता है? टेंस का मतलब ही होता है टाइम, यानी इसे काल या समय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काल या समय कह सकते हैं। टेंस का जो भाग है वो टाइम से रिलेटेड होता है, जबकि टेंस और टाइम थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम टेंस का भाव ही है वो काल के माध्यम से, समय के माध्यम से लगाते हैं। जैसे कि हम सभी ने पूर्व में कुछ अध्ययन कर चुके हैं, पूर्व में कुछ पढ़ चुके हैं। सभी ने कहा ना कहीं किसी न किसी क्लास में किसी न किसी टीचर से ज़रूर पढ़ा होगा कि टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सभी ने पढ़ा है टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, नॉर्मल बेसिक बातें हैं। लेकिन हम उन नॉर्मल और बेसिक बातों को लेकर ही टेंस को आगे पढ़ेंगे। यानी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, या आपकी माइंड में हर एक उठने वाले सवाल को मैं यहाँ हैंडल करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप तक उसका जवाब पहुँच सके। तो आप सामने देखोगे। बने रहिए, क्लास से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट टेंस के 3 टाइप होते हैं, या टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी जो अभी समय चल रहा है। जो समय अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान स्थिति में रखते हैं। जैसे अभी मैं हाथ में मार्कर लेके आपको बोर्ड पे ऑनलाइन क्लासें पढ़ा रहा हूँ, तो ये समय क्या है? वर्तमान में चल रहा है। सेकंड है पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, यानी जो समय बीत चुका है। यानी हम इससे पहले 9th क्लास में थे, कोई 8th में था, कोई 7th में था, वो पढ़ रहे थे उस क्लास में, तो क्या है? वो भूतकाल है, यानी बीता हुआ समय। यानी इस नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो व्यक्ति जब मर जाता है तो लोग क्या कहानियाँ बनाने लगते हैं आकस्मिक मृत्यु वाले व्यक्ति की, कि ये तो क्या बन गया? भूत बन गया। यानी जो बीत गया वो भूत हो गया। यानी भूतकाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा हमारा क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। क्या हो गया? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी आगे आने वाले जीवन में या आगे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा, टाइम में क्या चेंजेस होंगे। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन कब खुलेगा या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, इस प्रकार की जो संभावनाएं होंगी वो हम भविष्य काल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? भविष्य काल में पढ़ेंगे। तो देखिए 3 टेंस देखे हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसा कि पूर्व में टेंस जब बनाए गए तो उस समय हमें केवल ये पता चला कि वर्तमान, भूत और भविष्य 3 काल होते हैं। लेकिन हर एक काल में अलग अलग स्थितियाँ, अलग अलग कार्यविधि या अलग अलग भावों को व्यक्त करने के लिए हमें इसके सब पार्ट और बनाने पड़े। यानी इसके प्रत्येक टेंस का एक अलग भाग बनाना पड़ा। तो हम क्या लिखेंगे? एवरी टेंस हैव 4 पार्ट्स।
एवरी टेंस हैव 4 पार्ट्स, कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। जैसे कि पहला हो गया फिर पहला हो गया सिंपल, SIMPLE, सिंपल, या इसे हम इनडेफिनाइट टेंस भी, इनडेफिनाइट टेंस भी बोल सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट हो गया, पहला था सिंपल इंडेफिनाइट टेंस, सेकंड हो गया सिंपल या फिर इसे हम इंडेफिनाइट टेंस बोल सकते हैं। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, सिंपल इंडेफिनाइट टेंस या फिर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। नेक्स्ट है परफेक्ट या फिर कंप्लीट टेंस। और फोर्थ पार्ट हो गया इन दोनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में लिखा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम देखते हैं एवरी टेंस हैव 4 पार्ट, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। यानी अगर हम देखें तो प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग और फ्यूचर के भी 4 भाग। तो अगर हम देखें तो इसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए, टोटल टेंस कितने हो गए, जिसका हम अध्ययन करेंगे 12। कितने हो गए? 12। हम 12 टेंसेस का अध्ययन करेंगे, यानी प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4, फ्यूचर के, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों पार्ट्स को हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी देखिए टेंस में जब हमने देखा कि इसके 4 पार्ट होते हैं, पहला हमने देखा सिंपल, ठीक है, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चारों भाग हैं वो एक टेंस के अलग मनोभावों को व्यक्त करता है। जैसे हम देखें प्रेजेंट टेंस में अगर सिंपल का देखें तो प्रेजेंट टेंस के सिंपल भाग में क्या होगा, कार्यक स्थिति का, जैसे वह पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। कार्यक स्थिति का मतलब है जो भी कार्य है वो करता है, ठीक है। कंटिन्यूस यानी जो कार्य है वो जारी है, इसमें क्या है, सकारात्मकता दर्शाई जाती है। सिंपल भाग में क्या करते हैं, इंडेफिनाइट में सकारात्मकता या साधारणतया वाक्य जो होते हैं वो सामान्य वाक्य या सामान्य स्थिति को दर्शाया जाता है। और कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें कार्य की गतिशीलता को दर्शाया जाता है। गतिशीलता को का मतलब क्या होता है, वह कार्य जारी है, यानी किसी निश्चित समय से या किसी समय से या भूतकाल में वह कार्य जारी हुआ या कहीं किसी टाइम से जारी हुआ, वह कार्य वो जारी है। परफेक्ट, परफेक्ट रिसेंटली पास्ट में, यानी अभी अभी, जस्ट अभी किसी भी कार्य को कंप्लीट किया गया है, वो किसी भी टेंस में हो, अभी अभी कंप्लीट किया गया है, किया गया था या किया गया होगा, तो वो तीनों भाग हैं वो किसमें होते हैं, परफेक्ट में होते हैं। उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी एक समयावधि, एक समय दे दिया जाता है। जैसे कंटिन्यूस तो था ही, लेकिन उसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दिया तो एक टाइम दे दिया गया, जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम अध्ययन करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के माध्यम से किसी कार्य को जारी रखा गया, किसी कार्य को क्या रखा गया, जारी रखा गया, यानी जारी है, जारी था और जारी रहेगा। यानी वह सुबह से पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा है और वह पढ़ रहा होगा। इस तरीके से हम
क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में व्याख्यान किया जाता है। अब चूंकि हम सभी ने यह देख लिया, हमने सभी ने समझ लिया कि क्या टेंस होते हैं, टेंस कितने होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसके प्रकार भी कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हम टेंस के अलग अलग भागों को देख सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं टेंस स्टार्ट करने से पहले उसकी स्थिति। किसी भी वाक्य को बनाने से पहले उस वाक्य का स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है या नहीं होता है। एक वाक्य में अगर हम देखें टेंस के प्रत्येक सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को फॉलो करना पड़ता है। यानी प्रत्येक टेंस के सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम हिंदी में देखते हैं, हिंदी में किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको एक वाक्य होता है और वाक्य में क्या होता है, कर्ता क्रिया कर्म होता है। उसी प्रकार इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर सेंटेंस या अदर वर्ड्स जो बोल सकते हैं या अदर्स अन्य कुछ हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेट्स यानी कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। वर्ब, एक सेंटेंस में वर्ब दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होता है मैन वर्ब। एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और सेकंड होता है मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब यानी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, दो चीजें होती हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म होता है। वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म और वाक्य की अन्य स्थिति होती है। तो सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सेकंड है मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो अब हम देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया को हम ये कह सकते हैं कि टेंस डिनोटिंग वर्ड, और ये होती है एक्शन डिनोटिंग वर्ड, यानी किसी भी कार्य के करने की स्थिति को दर्शाना और किसी भी टेंस को दर्शाना। टेंस को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और अगर किसी क्रियात्मक स्थिति को या किसी क्रिया को दर्शाया जाता है यानी किए गए कार्य की स्थिति को दर्शाया जाता है तो वो मैन वर्ब यानी एक्शन डिनोटिंग वर्ड होता है। तो हमने देखा वर्ब के दो पार्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आगे आपको इस वर्ब के बारे में विस्तृत बताना चाहूँगा कुछ कि वर्ब हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि टेंस को समझने से पहले स्ट्रक्चर समझना, उसकी बनावट समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम टेंस को ठीक से पढ़ना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा कि एक वाक्य में टेंस के प्रत्येक सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को फॉलो करना पड़ता है, यानी एक वाक्य की बनावट को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर्स होता है। सब्जेक्ट में कर्ता आ गया, वर्ब में क्या होता है, क्रिया होती है जिसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया जो वाक्य की स्थिति के अनुसार। ऑब्जेक्ट है वो कर्म हो गया और अदर सेंटेंस हो गया। चलो सीधा हम वर्ब्स पे ले चलते हैं आपको। वर्ब्स यानी क्रिया। अब क्रिया की स्थिति को हम कैसे समझेंगे, देखिए
क्रिया दो प्रकार की है। एक सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। मतलब इसको अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस वर्डों से डिफाइन कर सकते हैं। टेंस डिनोटिंग वर्ड, यानी टेंस को इंगित करने वाला शब्द, जिसमें ये बहुत सारी होती है संख्याओं में हम पढ़ते हैं। जैसे टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर लेते हैं। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, will या shall plus be, will या shall plus have, और उसके साथ बीन भी आता है। बी, बीन, बीन, बी, बीइंग, बीन, ये यूज में लिए जाते हैं। और उसके बाद एग्लूसिव वर्ब्स में जैसे हम देखते हैं मोडाल्स होते हैं। मोडाल्स सारे हो सकते हैं। मोडाल्स जैसे एज, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought, need, dare, used to, dare not, एक्सेट्राज। तो ये तो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये सारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब्स, जिसे हम टेंस डिनोटिंग वर्ड कहते हैं। यानी टेंस के माध्यम से या टेंस के आधार पे हम इनका प्रयोग करते हैं। कहाँ पर डू आएगा, कहाँ पे डज आएगा, डिड आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा वर्ड आता है, वो आता है मेन वर्ब का। क्या आता है? मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। और इसको हम डिफाइन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ECT IO एक्शन, DENOTING डिनोटिंग वर्ड। एक्शन डिनोटिंग, एक्शन डिनोटिंग वर्ड। एक्शन डिनोटिंग वर्ड का मतलब होता है जो किसी भी क्रियात्मक स्थिति को दर्शाती हो, उसे हम एक्शन डिनोटिंग वर्ड कहते हैं। और उस वर्ड को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मैक्सिमम शब्द, अधिकांश शब्द क्या लिखेंगे? अधिकांश, अधिकांश नाउन क्या होता है? अधिकांश नाउन जो होती है, क्या होती है? अधिकांश नाउन होते हैं। अधिकांश नाउन जिनके अंत में ना लगा दिया जाए, अधिकांश नाउन जिनके अंत में ना लगा दिया जाए, ना लगा दिया जाए, तो वे वर्ब बन जाती हैं। तो वे क्या हो जाती हैं? वर्ब बन जाती है। कैसे देखेंगे? जैसे हमने लिखा खेल। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। इंग्लिश तो
और प्लेइंग दोनों एक ही बात, प्ले और प्लेज वर्ड एक ही है। खेल प्लस अगर हमने ना लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, खेलना। यानी एक नाउन के साथ हमने, यानी ये क्या है, ये संज्ञा है, क्या है, संज्ञा के साथ हमने ना लगा दिया तो ये क्या बन गई, ये क्रिया बन गई। क्या बन गई, क्रिया। अब हम देखते हैं लिख प्लस ना, लिखना, तो ये भी क्या बन गई, एक क्रिया बन गई। यानी अधिकांश जो शब्द होते हैं, मैं यहाँ पे अधिकांश शब्द यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि मैक्सिमम वर्ड्स जो होते हैं उनके अंत में अगर मैक्सिमम नाउन यानी अधिकांश जो संज्ञाएं हैं, अधिकांश संज्ञा यानी सभी नहीं, अधिकांश संज्ञा जो होती है उनके अंत में ना लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, खेलना, यानी क्रिया बन जाता है। अधिकांश शब्द मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्रेशंस है। कैसे, देखिए, अगर हम देखें तो एक बार आपने यूज किया, जैसे हम देखते हैं सपना, ये एक क्या है, खुद में नाउन है, संज्ञा है, इसे हम वर्ब नहीं कह सकते, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, यदि इसकी जगह हमने ये लिख दिया सपना देखना, क्या कर दिया, सपना देखना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, वर्ब हो गई है, ये वर्ब हो गई, क्या हो गई, वर्ब यानी क्रिया, एक्शन डिनोटिंग वर्ड। क्या बताया था, मैक्सिमम वर्ड्स यानी अधिकांश शब्दों का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि मैन वर्ब जो होती है, यानी जो कुछ नाउन्स होते हैं, अधिकांश नाउन्स होते हैं, यानी अधिक से अधिक यानी ज़्यादा संख्याओं में अधिकांश नाउन है, उसके अंत में अगर ना लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। अगर अधिकांश संज्ञा के अंत में हम अगर ना लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। तो ये क्या होती है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, एक क्रिया की अवस्थाएं। ठीक है, एक फॉर्म की कम से कम 3 अवस्थाएं होती हैं, या एक वर्ब की कम से कम 3 फॉर्म होती हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म का नेम क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का नेम होता है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म, जैसे हमने लिखा राइट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हैं इसे, और इसे हमने लिखा राइट, और इसको हम इस सिंबल से दर्शा सकते हैं V1। क्या दर्शा सकते हैं, V1 के माध्यम से दर्शा सकते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हैं, और इसे हम क्या लिखते हैं, राइट लिखते हैं, और इसे V1 के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सेकंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। और एक्चुअलिटी में ये सेकंड फॉर्म केवल पास्ट टेंस में ही काम में आती है। सेकंड फॉर्म कहाँ काम में आती है, पास्ट में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में, और कहीं काम में नहीं आती। पास्ट टेंस को समझाने के लिए या पास्ट टेंस को के अंदर इसको हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने लिखा रोट, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, V2 का सिंबल दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, V2 का सिंबल दे सकते हैं। क्या बताया हमने, क्या बातें की हैं, देखिए क्या समझा है, क्या लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, और इसे हम क्या लिखते हैं, जैसे वर्ब का V1 के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम बेस फॉर्म देखते हैं, राइट लिखा है मैंने, और उसके बाद सेकंड फॉर्म देखा जिसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और रोट
और वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे इसको हम ये सिंबल दे सकते हैं V2। अक्सर हम किताबों में देखते हैं कई जगह V1 लिखा होता है, V2 लिखा होता है, V3 लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है? ये इसको सिंबलाइज किया गया है, इसको शॉर्ट रूप में, कंस्ट्रक्टेड रूप में लिखा गया है, छोटे प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म सफल। क्या बोलते हैं? पास्ट सिंपल। इसमें कुछ पास्ट की भूमिकाएं होती हैं थर्ड फॉर्म में। जैसे हमने रूट लिखा, रिटर्न हो गया WRITEN, WRITEN। रिटर्न, और इसको हम V3 के रूप में सिंबलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या देखेंगे? फोर्थ फॉर्म। इसको हम क्या कह सकते हैं? PRESENT, प्रेजेंट, PARTICIPAL, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। जैसे WRITING, राइटिंग, V4 का सिंबलाइज हमने इसको दिया। उसके बाद है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिफ्थ फॉर्म, इसे हम बोलते हैं PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म। जैसे हमने लिखा WRITES, राइट्स, V5। अब जब हम टेंस में यूज करते हैं फॉर्म्स का, तो एक तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एक फिफ्थ फॉर्म है। दोनों को सर आपने प्रेजेंट फॉर्म बताया है, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। क्यों बताया है? तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, हम आपको समझाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है वो भी प्रेजेंट फॉर्म है। सर आपने लिखा भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें राइट लिख दिया और इसमें राइट के आगे एस लगा दिया, बस कुछ खास डिफरेंस नहीं रखा है। सर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ते हैं, राइट्स भी आता है और राइट भी आता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, हम समझेंगे इसको किस प्रकार से ये समझ में आएगा हमें, या इसका क्या थ्योरी है। इस थ्योरी को, इन दोनों की थ्योरी को मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से, और जो नॉर्मल सी हमारी कमजोरियां होती है, जो नॉर्मल सी हम कमियां रखते हैं, वो कमी यहाँ से पूरी करके निकलेंगे। तो हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा है कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स कम से कम या मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है। आप एक बार, ठीक है, और V1 और V5 में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों क्या है? PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म है, बट एक सिंगुलर है, एक प्लूरल फॉर्म है, और दूसरा सिंगुलर फॉर्म है। एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन, और सिंगुलर फॉर्म मतलब एक वचन। जैसा कि हम हिंदी वाक्यों में देखते हैं, अगर वाक्य हिंदी में क्या बताया जाता है? हिंदी में कहा जाता है कि यदि वाक्य में कर्ता क्या हो? एक वचन हो। क्या हो? कर्ता सिंगुलर हो। कर्ता सिंगुलर हो तो क्रिया क्या होगी? क्रिया भी सिंगुलर होगी। और अगर कर्ता प्लूरल है तो क्रिया भी क्या होगी? प्लूरल होगी। यानी अगर वाक्य हम लिख रहे हैं तो वाक्य में सिंगुलर और प्लूरल का हमें पता होना चाहिए कि यदि कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, और कर्ता प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल। बात को ये V1 और V5 डिफाइन करती है। अब आप कहोगे कि सर हम देखते हैं कि हमने ऐसे लिखा बॉय, ये एक वचन है, इसे हम सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है, और इसको लिख दिया BOYS, बॉयज, तो इसको हम प्लूरल बोलते हैं। और आप कहते हो सर कि जिसके साथ एस या ES लग जाता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा
V1 और V5। जैसे थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, बैक जाने पे हमने देखा कि मैंने V5 के सामने लिखा था, क्या लिखा था V5 के सामने? V5 के सामने मैंने लिखा था WRITES और यहाँ पे V1 की साइड में लिखा था राइट। तो आप सर आपने इसमें एस या ES लगाया है और आप कह रहे हो कि ये सिंगुलर है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो इस बात को भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यदि किसी नाउन, ये क्या है बॉय नाउन, यदि किसी नाउन के साथ हम एस या ES का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होती है, ये फॉर्म है नाउन है वो हमेशा किस में होती है? सिंगुलर फॉर्म में होती है। कौन सी में? सिंगुलर फॉर्म में होती है, एक वचन अवस्था में होती है। नाउन किस में होती है? हमेशा एक वचन अवस्था में होती है, उसको प्लूरल बनाया जाता है। इसके साथ हमने एस लगाया तो ये क्या बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। क्या बन गया? प्लूरल नाउन बन गया। लेकिन अगर वर्ब दिया गया है, क्या दिया गया है? वर्ब दिया गया है, तो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा किस में होती है? प्लूरल में होती है। किस में होती है? बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल में होती है। जैसे V1 होती है वो क्या होती है? प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। कैसी होती है? बहुवचन में होती है। और अगर इसकी B5 यानी इसके साथ हमने लगा दिया राइट्स, इसके साथ अगर एस या ES लगा देंगे तो ये किस में हो जाएगी? सिंगुलर में हो जाएगी। तभी तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जिन वाक्यों के साथ एस या ES लगेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स का मतलब कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी कौन सी होगी? एक वचन होगी। और कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी? बहुवचन होगी। तो ये क्रिया की फॉर्म है। देखिएगा कि अगर क्रिया की बेस फॉर्म V1 दी गई है तो वो हमेशा किस में होगी? प्लूरल में होगी, बहुवचन में होगी। वो एक वचन नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? हमेशा बहुवचन कहलाएगी। और अगर उसके साथ हमने क्या कर दिया? सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाला सिस्टम जब हम वर्ब नाउन के साथ करते हैं तो वैसा ही फॉर्म इसके साथ वर्ब के साथ कर दिया कि राइट के साथ हमने एस या ES लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, वो प्लूरल वर्ब नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा पुनः रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा कि हमने पहले कहा था कि मेनली 3 फॉर्म होती है और ओवरऑल 5 फॉर्म्स होती है, 5 फॉर्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया V1, V2, V3, V4, V5। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा कि सर हमने V1 देखा है, ठीक है, V2 देखा है, V3 देखा है और V4 भी चलो मान लिया कि ING का प्रयोग हो गया, लेकिन ये B5 का और V1 का आपने जो लिखाया दोनों प्रेजेंट फॉर्म है। V1 और V5 का कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। तो इसका क्या फंडा है? ये क्या सिस्टम है? सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो वो बातें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कि जो V1 और V5 है वो दोनों ही प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन उसमें एक तो प्लूरल फॉर्म है और दूसरी सिंगुलर फॉर्म है। जैसा कि V1 हम अगर देखेंगे, V1 देखेंगे तो वो क्या है? प्लूरल फॉर्म है और B5 देखेंगे वो क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म है। अब प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म का दोनों का अंतर क्या है? देखिए कि जब हम देखिए हमने देखा सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। जैसे मैं एक आपके सामने सिंगुलर फॉर्म लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा राइट, ये क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। एस मतलब मैंने इसको सिंबलाइज किया है एस यानी सिंगुलर फॉर्म, सॉरी प्लूरल फॉर्म है ये राइट। एक राइट वर्ड लिखा है और दूसरा मैंने लिख दिया राइट्स, इसके साथ एस या ES लगा दिया। थोड़ा सा 2 फॉर्म मैंने लिख के दिखाया आपको, एक तो राइट लिखा है और एक राइट्स लिखा है, ठीक है। तो आप इसको हम बाद में थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं आपको दोबारा यहाँ लेकर आता हूँ। ये हमारे सामने एक नाउन रखी थी, मैंने क्या रखी थी? नाउन रखी थी। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, ठीक है। नाउन मतलब संज्ञा, सभी को पता है नाउन संज्ञा है। इसमें देखिए हमने एक शब्द लिखा बॉय, ठीक है, और इसके साथ हमने प्लस कर दिया एस। जैसे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल्स है, उसके माध्यम से बॉय के साथ एस ही आता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? ये क्या वर्ड बन गया? BOYS बॉयज। लेकिन देखिए ये सिंगुलर है और ये
प्लूरल है, यानी हमने एस जोड़ा। अब हम देखते हैं बॉक्स, ठीक है, बॉक्स प्लस ईएस लगाया हमने और यहाँ पे बन गया बॉक्सेस। तो हमने एस और ईएस का यूज किया है, तो ये सिंगुलर से क्या बन रहे हैं, प्लूरल बन रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने राइट, राइट विदाउट ऑफ एस या ईएस है, तो इसको क्या बनाया है, प्लूरल फॉर्म बताया, और इसके साथ हमने लिख दिया राइट्स, तो ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। यानी वर्ब के साथ अगर हम एस या ईएस का फॉर्म यूज करेंगे, ये क्या है, वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। अगर वर्ब के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। और अगर उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो क्या रहेगी, प्लूरल फॉर्म रहेगी, बहुवचन संज्ञाएं रहेगी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सभी को नमस्कार।